नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी एकदम आपकी शानदार चल रही होगी। सर, मंडे को आपकी क्लास नहीं हुई, क्या रीज़न रहा? संडे को तो वैसे अपना ऑफ रहता है, मंडे को क्लास नहीं हुई और आज ट्यूसडे है। तो 5, 6 और 7 3 दिन का करंट अफेयर अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। कल क्लास क्यों नहीं हुई, उसके पीछे एक मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मेन रीज़न क्या, ये एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए जिसको आप ध्यान से सुनोगे। आप सभी को अभी इस क्लास को यहीं पॉज कर देना है और प्ले स्टोर पर जाकर इन्फ्यूजन नोट्स नाम से जो अपना एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना। एक तो करंट अफेयर की क्लासेज आपको वहाँ पर फ्री में मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है जिसके अंदर इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, राजस्थान जीके, सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश, उन सब के लिए हम आपको वीडियो क्लासेस देंगे। वीडियो क्लासेस के अंदर अपन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे। यानी आज अपन जैसे मान लो इंडिया जीके शुरू करने वाले हैं, इंडिया जीके में अपन पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। पॉलिटी में जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज है उसको अपन एक वीडियो में कवर करेंगे। उसके आगे दूसरा चैप्टर, यानी ये एमसीक्यू सीरीज होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने थ्योरी पहले कहीं से भी पढ़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसको आपको थोड़ा सीरियस होकर लेना है और इसके सारे क्वेश्चन निकाल देना। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे, आसपास की चीजें सारी कवर करेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वीडियो क्लासेज के माध्यम से सारा सिलेबस ही कवर हो रहा है, लेकिन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन को करते टाइम आपको क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, सारी चीजें अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। इसलिए अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से है। ये सारी चीजें वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है मैंने 5 और 6 जनवरी, तो सर 7 जनवरी का कहां जाएगा? जैसे ही 5 और 6 जनवरी की पीडीएफ समाप्त होगी उसके आगे 7 जनवरी की डाल रखी है, तो वो कवर कर लेंगे। ये अलग से क्यों फिर यहीं 7 जनवरी लिख देते? ये पीडीएफ आपको मैंने पहले ही भिजवा दी, आपको बताना चाहिए। मंडे को अपनी क्लास नहीं थी, मैं दूसरी क्लासेज में बिजी था, लेकिन ये मैंने भिजवा दी थी, आपको बताना चाहिए। ग्रुप के अंदर आ गई थी 5 और 6 जनवरी की। आज अभी सुबह 7 जनवरी की भी डलवा दी है और इन दोनों पीडीएफ की क्लास अपन इस वीडियो के अंदर एक साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। और डेली पीडीएफ जो करंट अफेयर आता है उसकी पीडीएफ तो आपको लेना ही लेना है, सारी चीजें डिटेल एनालिसिस के साथ उसमें लिखी है। कैसे मिलेगी लास्ट में अपन चर्चा करेंगे उस पर भी। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ब्लिंकिट आप जानते हो, जिससे आप आइस क्यूब ऑर्डर करते हो, जिससे आप नमकीन चिप्स वगैरह ऑर्डर करते हो शाम को, वो ब्लिंकिट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो किस शहर के अंदर ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? जैसे आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हो या ग्रोसरी का कोई आइटम मंगा सकते हो, मेडिसिन मंगा सकते हो ब्लिंकिट से, उसी प्रकार ब्लिंकिट ने गुड़गांव के अंदर, कहाँ पर? गुड़गांव के अंदर एक ऐसी सर्विस शुरू की है जिसके अंदर आप अगर गुड़गांव के अंदर हो और कहीं पर अगर ऐसी इमरजेंसी है, वहाँ पर आपको एम्बुलेंस मंगवानी है, तो आप उस एप्लीकेशन से एम्बुलेंस मंगवा सकते हो, जो कि 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुँच जाएगी। और ये ब्लिंकिट कंपनी ने किया है। ठीक है, अब ऑप्शन के अंदर देखो उल्टा आ सकता है। गुड़गांव के अंदर 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की है? नीचे जब ऑप्शन आएंगे ना तो उसके अंदर ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो ये आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना है, ब्लिंकिट ने शुरू की है कहां पर? गुड़गांव के अंदर। नाम क्या है? 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अभी प्राइमरी तौर पर गुड़गांव के अंदर 5 एम्बुलेंस लगाई गई है। कितनी? 5 एम्बुलेंस लगाई गई है ट्रायल के तौर पर। और जो ब्लिंकिट के सीईओ है अलबिंदर डिंडसा जिनका नाम है, अलबिंदर जी ने कहा है अगर ये प्रयोग सफल होता है तो हम इसको 2 वर्षों के अंदर जो अलग अलग शहर हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट भारत के शहर हैं, वहाँ पर इसका विस्तार करेंगे और इस एम्बुलेंस के अंदर जितनी भी बुनियादी चिकित्सा सेवाएं होगी वो सारी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोला था कि इस पहल का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ठीक है, और दीर्घकालीन जो एम्बुलेंस को लेकर समस्याएं चल रही है चिकित्सा क्षेत्र को लेकर, उसका समाधान करना है, ना कि लाभ कमाना है। 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी ब्लिंकिट ऐप से। गुड़गांव के अंदर ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है और अब इसका जैसे ही इसका सफल परीक्षण होगा तो 2 वर्षों में प्रमुख शहरों में इसका विस्तार करेगा ब्लिंकिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? वैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखना चाहिए भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। घरेलू उड़ान, ये ध्यान रखना भाई। ऐसी कौन सी एयरलाइन है जो घरेलू उड़ान पर यात्रा करने वाले यात्रियों को वाईफाई कनेक्टिविटी की सेवा देगी? यानी अगर आप एरोप्लेन में उड़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वहां मोबाइल के अंदर डाटा ऑन करोगे तो नेट नहीं चलेगी। ठीक है, तो वाईफाई सेवा शुरू की है कि भाई अगर आप एयर में उड़ रहे हो, एयर में फ्लाई कर रहे हो, तो फ्लाई करते टाइम आप वाईफाई कनेक्ट करके वहां पर इंटरनेट का यूज कर सकते हो। और ऐसा किया है एयर इंडिया ने। किसने किया है? एयर इंडिया ने। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर
राइट ऑप्शन है। एयर इंडिया ने फ्लाइट में वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंदर यात्री जो उड़ान के दौरान है वो इंटरनेट का प्रयोग कर पाएंगे, ऐसा करने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है। ठीक है, और एयर इंडिया है उसने एक ट्वीट करके ये भी बताया था कि हमने ये इसलिए शुरू किया कि ताकि यात्री है वो प्रीमियम सेवाओं का फायदा उठा सके और वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ सके, फ्लाइटों के अंदर और लग्जरीनेस आ सके, इसके लिए वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा शुरू की है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट में आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, तो इस फॉर्मेट के अंदर एज इट इज इसको याद कर लिया जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? देखिए ये दिवस जो है मैं पर ईयर आपको करवाता हूं करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है, यहां नहीं तो किसी अलग प्लेटफॉर्म पे करवाया होगा। विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को अपन विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर? ये दिवस क्या है? ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। किस पर? देखिए आप करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट पहली चीज क्या है? कंटेंट सटीक होना चाहिए। करंट अफेयर के कोई सिर पैर नहीं होता है। पढ़ाने के लिए मैं पूरे दिन आपको करंट अफेयर पढ़ा सकता हूं, क्योंकि हाल ही में जो भी घटनाएं हो रही है वो सारी करंट अफेयर के अंदर पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको करंट अफेयर वहीं से पढ़ना चाहिए जिसके अंदर टारगेटेड कंटेंट हो। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जब आप पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन देखोगे तो आप एक चीज उसमें नोटिस करोगे, एक फिक्स पैटर्न है कि इसी सेगमेंट में से ऐसी ऐसी घटनाओं को पूछा जाएगा, वही घटनाएं अपन को केवल पढ़नी है। ठीक है, डिटेल एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई घटना इंपॉर्टेंट है तभी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उस घटना में से तो कोई सा भी सवाल आ सकता है। इसलिए प्रत्येक चीज को बड़ी गहनता के साथ समझना है। लोग कहते हैं कि जीके रटने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है जीके, जीके को समझना पड़ता है। ठीक है, अब समझिए आप, विश्व ब्रेल दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। अच्छा सर लुई ब्रेल कौन थे? इन्होंने एक लिपि बनाई थी, ब्रेल लिपि जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने। अच्छा कुछ कुछ चीजें सर हमारे समझ में आ रही है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे ये ब्रेल लिपि है। लेकिन ये ब्रेल लिपि को पढ़ता कौन है? ऐसे लोग जो देख नहीं सकते आंखों से। ठीक है, वो इस लिपि को छूकर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? जो दृष्टिहीन लोग होते हैं वो इस लिपि को छूकर पढ़ते हैं। इस लिपि के अंदर होता क्या है? 6 संख्याएं होती है, 6 अक्षर होते हैं, उनको 6 डॉट के द्वारा लिखा जाता है और उन 6 डॉट को इधर उधर घुमाकर उस लिपि को आगे इन्वॉल्व किया गया, आगे पढ़ा जाता है उस लिपि को। ठीक है, तो उन 6 बिंदुओं के हिसाब से इस लिपि को पढ़ा जाता है। उस लिपि को ब्रेल लिपि बोलते हैं। और जो अंधे लोग होते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो इस लिपि को छूकर पढ़ते हैं। ठीक है, 1824 के अंदर इस लिपि का आविष्कार किया था। कब? 1824 में। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल की जयंती कब आती है? 4 जनवरी को। इसलिए अपन 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत है? अब तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। एक बार किसी क्वेश्चन को पढ़ लिया तो फिर युगों युगों तक वो याद रहना चाहिए आपको। हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जो जंगलों की पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवाएं होगी उसको ग्रीन जीडीपी में जोड़ेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो भी छत्तीसगढ़ के जंगलों से उत्पादन होता है, जिसके अंदर गोंद का उत्पादन हो गया, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट उत्पादन वहां पर लिखे हुए थे वो मैं आपको बता देता हूं। स्वच्छ हवा, जल संरक्षण, जैव विविधता, इनका एक मूल्य निर्धारण किया जाएगा। उसके लिए वैज्ञानिकों को पूरे डाटा दिए जाएंगे। वैज्ञानिकों से ये पूछा जाएगा कि ये कितने रुपए के हैं, इसका एक मूल्य निर्धारण करो, और उस मूल्य निर्धारण को ग्रीन जीडीपी के अंदर जोड़ा जाएगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ बना है। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का 44% क्षेत्रफल है वो वनों से ढका हुआ है। कितना? 44% क्षेत्र है वो वनों से ढका है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा वहां के लाखों लोगों की आजीविका का आधार क्या है? वन है। और उन्होंने क्या सेवा शुरू की है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं होगी उनको ग्रीन जीडीपी में जोड़ेगी छत्तीसगढ़ सरकार। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहां ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? 2025 का उद्घाटन कहां पर किया था भाई? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में कहां पर? भारत मंडपम। नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम बना हुआ है, भारत मंडपम की जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर। भारत मंडपम
4 जनवरी को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस महोत्सव की थीम क्या रखी गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, विकसित भारत 2024 के लिए प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम के अंदर, जब इस कार्यक्रम का स्पीच मैं सुन रहा था, तो जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने खुद के कुछ विजन बताए थे। ठीक है, कि भाई मेरे ये विजन है आगामी समय में। उसके अंदर एक विजन था, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है, पलायन को रोकना है। पलायन को मतलब समझते हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह, जो भारत को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, पलायन को रोकना है। ग्रामीण जो उत्पादक हैं उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को उच्च लेवल तक पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती और सहकारी समितियों का विस्तार करना है। ये हमारे मुख्य विजन रहेंगे। मोदी जी ने ऐसा बोला था। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो उद्घाटन कार्यक्रम था नई दिल्ली के अंदर 4 जनवरी को अंदर भारत मंडपम के अंदर, और इसकी थीम क्या थी, विकसित भारत 2024 के लिए प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण। ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी, तो इसके लिए आपको पता है डेली करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ भी आती है, जिसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई होती है, तो आप पीडीएफ ले लिया करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी घटकर 2024 में कितने प्रतिशत नीचे आ गई है, तो भाई 5% आ गई है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी, एसबीआई ने एक रिसर्च की थी, उस रिसर्च के हिसाब से भारत की गरीबी दर 2024 के अंदर 5% तक नीचे गिर जाएगी। ठीक है, कितनी, 5%, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इसके गिरने के बाद कितनी रहेगी, भाई 5% तो कम होगी, लेकिन फिर भी तो कुछ गरीबी तो बचेगी ही। तो इन्होंने बोला है, बात करें ग्रामीण गरीबी की, तो वो रहेगी 4.86%। कितनी, 4.86%। ये क्या है सर, मैं सारी चीजें आपको अच्छे से लिखवाई देता हूं। ग्रामीण गरीबी मैंने क्या लिखा, 4.86% पीछे रह जाएगी। उसी प्रकार जो शहरी है वो 4.09%। ये क्या है, ये कमी है, किसमें है, ग्रामीण गरीबी में है। अब कुछ चीजें आप समझना, मैं ये कहना चाहता हूं, एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 के अंदर भारत के अंदर जो ग्रामीण गरीबी है, गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं उनमें 5% की कमी आई है। अच्छा, एसबीआई ने बोला अभी भी गांव के अंदर 4.86% लोग गरीब हैं, वो कमी है, ये गरीब है। शहरों के अंदर अभी भी गरीबी कितनी है, 4.09% है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक एसबीआई 2012 के जो आंकड़े थे उनको आधार मान के उन्होंने एक कंपैरिजन भी इस रिपोर्ट के अंदर किया था। उसमें इन्होंने बताया था जो ग्रामीण गरीबी है वो, अगर अपन बात करें वित्त वर्ष 2012 के अंदर तो थी 25.7%, और 2024 के अंदर घटकर कितनी हो गई है, 4.86%। 2012 में कितनी थी, 25.7%। उसी प्रकार शहरी जो गरीबी है, शहरी गरीबी भी अभी वर्तमान के अंदर घटकर कितनी हो गई है, 13.7 से घटकर 4.09 हो गई है। यानी 2012 के अंदर शहरों के अंदर गरीबी थी 13.7%, वर्तमान में बची है 4.09%। उसी प्रकार गांवों के अंदर 2012 के अंदर गरीबी थी 25.7%, जो अब बची है 4.86%। पिछले एक साल के अंदर 5% की कमी आई है गांवों की गरीबी के अंदर। ये एसबीआई की पूरी रिपोर्ट थी भाई। अब भी अगर कोई डाटा समझ में नहीं आया तो क्या तरीका, आप खुद बता देना कि सर ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। अब भी अगर कोई चीजें समझ में नहीं आई तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई, फिर तो एक ही हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है कि अपने जो, आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं हम। इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से हमारे नोट्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो हम जिस भी बच्चे को नोट्स भिजवाते हैं, ठीक है, नोट्स पहुंचने के बाद उसको क्या है, उसको मेंटरशिप देते हैं। मेंटरशिप में कैसे, बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, तैयारी करते टाइम अगर उसके कोई भी चीज़ की दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर रहेंगे, हमारी टीम के नंबर रहेंगे, वो उनसे कांटेक्ट करेगा, टीम टीचर के पास उस चीज़ को ट्रांसफर करेगी, और टीचर उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो एक बच्चे का फ़ोन आया था कि सर रीट की तैयारी कर रहा हूँ, रीट राजस्थान के अंदर टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है। मैंने बोला अच्छी बात है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। सर मेरे पास टाइम नहीं है रीट
निकालनी है। टाइम किस प्रकार का टाइम नहीं है भाई, मेरे से बात करने का टाइम नहीं है, रीट निकालने का टाइम नहीं है। बोले रीट तो निकालनी है कैसे भी करके, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे बिना पढ़े ही रीट निकल जाए। अच्छा, अब उस बच्चे को मैं क्या कहूँ, आप में से ही होगा कोई देख रहा होगा, है मेरे पास ऐसा तरीका पर्सनल मिलना, ठीक है यार, हद होती है किसी चीज़ की। बिना पढ़े रीट निकालने के तरीके चाहिए आपको, तरीका एक ही है भाई, सफलता का तरीका एक ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। पढ़ाई करो, बार 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 प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। सिलेक्शन लेना है ना किसी भी वैकेंसी में, उसका एकमात्र जरिया है सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिवीजन और एमसीक्यूज, रिवीजन और एमसीक्यूज। जितने ज़्यादा रिवीजन, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज निकालोगे, सिलेक्शन की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और वैसे आज से अपना जो सिलेक्शन बैच है वो शुरू हो ही रहा है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन कॉर्नर नाम से अपने इसको एक अलग से ऐप में लिस्टेड किया है, वहाँ पर फ्री में रहेगा सब कुछ, ठीक है। वीडियो क्लासेज हैं, दबा के देखना, सारे एमसीक्यूज कवर करवा देंगे अपन। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना हो या आगे बन सकता है, वो सारी चीजें अपन वहां पर कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है? तो भाई गुजरात के अंदर की जा रही है। कहां पर? गुजरात। गुजरात के अंदर जो जामनगर तट है, भारत की पहली तटीय जल पक्षी को बोलते हैं वेडर पक्षी। वेडर पक्षी की जनगणना है वो पूरी भी हो गई है, 3 से 5 जनवरी तक चली थी। कब चली थी? 3 से 5 जनवरी। तीन से 5 जनवरी के मध्य ये चली थी। गुजरात के अंदर जामनगर के अंदर जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और जो एक समुद्री अभ्यारण्य बना हुआ है जामनगर में, वहां पर इस जनगणना को पूर्ण किया गया था। 3 दिन तक ये चली थी। किस किसने चलाई थी? गुजरात सरकार का वन विभाग था, एक एनजीओ था, एनजीओ का नाम क्या था? बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात। इन दोनों के सहयोग से ये चला था। वेडर पक्षी क्या होते हैं? वेडर पक्षी ऐसे पक्षी होते हैं जिनके लंबे पैर होते हैं, गर्दन लंबी होती है, लंबी चोंच होती है, ठीक है, और जो उतला पानी होता है उसके अंदर वो रहते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है उसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दो, क्रेन आपने सुना होगा, सारस सुना होगा, सुबिल, आईबीस, बुगला आपने सुना होगा, बुगले की भी वैसी होती है, व्हाइट कलर का होता है। तो उन सब की गणना की गई थी, वेडर पक्षियों की गणना की गई थी, 3 से 5 जनवरी के मध्य की गई थी। और भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना थी गुजरात जामनगर तट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहां 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ था? भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, यह घटना मेरे सामने आई कि भाई अभी 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। मैं लगा सर्च पे, जितने भी अलग अलग स्टेट के पीसीएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं, मैंने सर्च किया, मैंने बोला कि इससे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? तो इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, उसका आयोजन कहां पर हुआ था? उसके राइट आंसर में लिखा हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अंदर हुआ था, ठीक है। ये 31वां है भाई, मैं बात कर रहा हूं 30वां की। 30वां कहां पर हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। अब ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा 30वां, ठीक है। ये एक जुलाई के अंदर पेपर हुआ था, जुलाई 23 के अंदर, उस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। 27 और 31 जनवरी के मध्य हुआ था 30वां, अहमदाबाद, गुजरात में। यानी उस समय की वो करंट की घटना थी और इंपॉर्टेंट थी। अब ये करंट की वापस घटना है 31वीं और ये इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी 2025, डेट याद रखना। 3 जनवरी 2025 को 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। रविंद्र भवन बना हुआ है, कहां पर है? राजधानी भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल के अंदर है। वहां पर रविंद्र भवन के अंदर 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या? उद्घाटन समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन पहुंचे थे? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वर्तमान में सचिव है प्रोफेसर अभय करिंदकर, वो आए थे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव है वर्तमान के अंदर अनुराग जैन, वो पहुंचे थे।
आईआईटी इंदौर के निदेशक है डॉक्टर सुहास जोशी, वो इस कार्यक्रम के अंदर आए थे। ठीक है, 3 से 6 जनवरी तक ये आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 जनवरी को इसका शुरुआत हुई थी और 6 जनवरी को इसका समापन हो गया था, यानी कल इसका समापन हुआ है। ठीक है, 3 दिन की होता ही है। मैंने बताया था ना 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य 30वां अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था और 31वां कहाँ पर, भोपाल। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है, रविंद्र भवन के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति जमा योजना शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने इसको शुरू किया है। ठीक है, ये क्या होगी, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ ही नहीं, एक चीज ध्यान रखनी है, एसबीआई के अंदर इसके अंदर योग्यता ये रखी गई है, अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और उसके पास कुछ पैसे हैं तो इस योजना के तहत बैंक में जमा करवा सकता है। उसमें पहले 6% मिलेगा, बाद में 7% मिलेगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, हर घर लखपति जमा योजना किसने शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक, जिसको शॉर्ट में अपन एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला, अब देखिए यहां क्या लिखा आ रहा है, 7 जनवरी 2025, तो ये आज का करंट अफेयर अब शुरू हुआ है। अपन ने कल क्लास नहीं ली थी तो कल का करंट अफेयर भी अपन ने पढ़ा है, लगे हैं 20 मिनट तो लगे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं अपन। सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला कंपनी आती है, आप जानते हो, जिसकी अलग अलग मेडिसिन आती है, आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है, एक होता है दवा का नाम, एक होता है दवा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, पैरासीटामोल आ गई तो आप सोचोगे ये भी सिप्ला है। सिप्ला क्या है? सिप्ला कंपनी का नाम है, वो कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे इन्फ्यूजन नोट्स अपनी कंपनी का नाम है, एचपीएससी, यूपीएससी, सीएससी, आरएस ये अपने प्रोडक्ट्स के नाम है, जैसे आरएस के नोट्स हैं, रीड के नोट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिप एयर ऐप। अब आप यहां पर कंफ्यूज कैसे होंगे मैं बताता हूं आपसे। इस क्वेश्चन को अगर रिवर्स पूछ लिया जाए, सिप एयर ऐप है वो किसने लॉन्च किया है, आप क्या सोचोगे? अच्छा, सिप एयर ये या तो कोई नौसेना का है, ये भारतीय वायुसेना का है। सिप लिखा है, जहाज लिखा है, एयर लिखा है, हवा लिखा है, भाई ऐसा नहीं है। सिप एयर ऐप है वो सिप्ला कंपनी का है। अस्थमा की जांच के लिए इस ऐप को बनाया गया है, एक एंड्रॉइड ऐप है जिसको आप फोन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक टास्क आएगा, टास्क में क्या होगा, ये बताएगा कि लाइन यहाँ आते ही आपको सांस लेना है, यहाँ आते ही आपको सांस छोड़ना है। ठीक है, आप कितनी देर तक सांस को रोक पाते हो उसके हिसाब से ये लाल, पीला और हरा इंडिकेशन देगा। अगर आपने यहाँ तक रोका है तो आप लाल इंडिकेशन में हो, आपने सांस यहाँ तक रोका है तो आप पीले इंडिकेशन में हो, अगर यहाँ तक रोका है तो आप हरे इंडिकेशन में हो। हरे इंडिकेशन में मतलब आपके अस्थमा नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हो। अगर आप पीले इंडिकेशन में हो तो हो सकता है जांच करवा लेना, अगर आप लाल इंडिकेशन में हो तो आपको हो गया है, आप डॉक्टर को दिखा लो। ठीक है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सिप एयर ऐप का उद्देश्य क्या है, तो प्रारंभिक निदान है, उसके अंदर सुधार करना। निदान का मतलब मैं जहां भी निदान बोलूं उसका मतलब है किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए अपन जो जांच करवाते हैं उसको निदान बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। सिप एयर ऐप है, सिप्ला कंपनी ने शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है, तो अस्थमा की जांच के लिए इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कब होगा? भाई इसका आयोजन कब होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। 17 से 21 जनवरी, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 17 से 21 जनवरी को जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह भी खबरों में क्यों आया इतने जल्दी, इस कार्यक्रम के अंदर एक अवार्ड दिया जाएगा जिसकी घोषणा कल ही कर दी गई है। ठीक है, अवार्ड कौन सा दिया जाएगा, यश चोपड़ा को एक अवार्ड दिया जाएगा। व्यक्ति का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट आदमी है ये। यश चोपड़ा आप जानते हो। यश चोपड़ा की अगर प्रमुख कृतियों की बात करें, दीवार कृति इनकी है, दिल तो पागल है, वीर जारा, ये सारी कृतियां किनकी हैं, तो ये यश चोपड़ा की हैं। ठीक है, दिल तो पागल है। ठीक है, दिल पागल होने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कर लो वरना दिल पागल हो जाएगा। यश चोपड़ा की जो ये कृतियां हैं, इन सभी कृतियों के लिए इनको एक अवार्ड दिया जाएगा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के अंदर, उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के अंदर उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा, यश चोपड़ा को दिया जाएगा। यश चोपड़ा खबरों में रहा है तो इनकी प्रमुख कृतियां अगर आपसे पूछ ले तो दीवार, दिल तो पागल है, वीर जारा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा जब ये कार्यक्रम शुरू होगा ना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का 17 से 21 जनवरी के अंदर, तो सबसे पहले श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्याम बेनेगल कौन है, पिछले वर्ष मैंने आपको पढ़ाया था, श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। ठीक है, तो इनकी जो भी श्याम बेनेगल की सिनेमाई विरासत है, प्रभावशाली सिनेमाई विरासत तो उनकी कुछ ना कुछ है ही, उन सबको मान्यता देने के लिए उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रख लेना।
देख लेना। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आप श्याम बेनेगल को भूल गए हो या याद है, फिल्म जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यश चोपड़ा, इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किरण जाधव ने जीता भाई, ये ध्यान रखना है। नौसेना के अंदर काम करती है किरण जाधव, उन्होंने 15वें क्रम का लक्ष्य कब था भाई? आपसे अगर पूछ ले तो आप बता देना। आप 15वें क्रम के लक्ष्य कप के अंदर अगर आपसे इवेंट पूछ ले 10 मीटर एयर राइफल के अंदर कितने अंक हासिल किए थे? 251.17 अंक हासिल किया था और गोल्ड मेडल जीता था। कोई भी भारत का खिलाड़ी किसी भी प्रतियोगिता में अगर गोल्ड मेडल जीतता है तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवेंट याद रखना, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता है, लक्ष्य कप जीता है, 15वें क्रम का जीता है, किरण जाधव ने जीता है। ठीक है, 2018 के बाद लगातार फाइनल के अंदर ये पहुंच रही है किरण जाधव, लेकिन कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, इस बार जीत लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के हैं गजानन खंडागले, उन्होंने रजत पदक जीता है, और एक मोहित गोडा है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये ध्यान रखना है, मोहित गोडा कांस्य पदक, गजानन ने रजत पदक। दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करने की कोशिश करना। किरण जाधव को याद कर लेना, 15वें लक्ष्य कप के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और किरण जाधव नौसेना के अंदर, भारतीय नौसेना में भी वर्तमान में कार्यरत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंडेड रॉयल तितली की खोज हाल ही में भारत के किस राज्य में की गई थी? राजस्थान में अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसके अंदर इस टाइप के एक मछली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बाद में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, इसके बारे में पढ़ने का। बैंडेड रॉयल तितली है, उसकी खोज हाल ही के अंदर त्रिपुरा के अंदर की गई थी। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, आप जानते होंगे, सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य, पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी के अंदर। देखिए, करंट के अंदर अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और अगर आपसे ज्योग्राफी में ये पूछ लिया जाता है सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, 100% ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, लेकिन रिलेट किससे करता है? करंट से। करंट से क्यों करता है? अभी यहां पर बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई थी, इसका मतलब ये न्यूज़पेपर में खबरों में रहा था, खबरों में रहा था तो एग्जाम में आ गया। इसीलिए करंट के अंदर ये नहीं है कि केवल करंट के सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी पेपर को थोड़ा डिटेल में जाके देखोगे ना, तो करंट से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन टॉपिक्स में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा के अंदर है, बैंडेड रॉयल तितली की खोज यहां पर हुई थी। ठीक है, यह तितली पहली बार मई 2021 के अंदर देखी गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक पत्रिका थी मुनीस एंटोमोलॉजी एंड जूलॉजी पत्रिका, उसके अंदर इस तितली को लिख दिया भाई हमने इस प्रकार की, मई 2021 के अंदर ये तितली देखी गई है। उसके बाद में इसकी पहली बार खोज की गई सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा के अंदर। ये जो तितली है वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंदर संरक्षित श्रेणी के अंदर इसको रखा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये लुप्त हो गई है, संरक्षित श्रेणी में इसको रखा गया है। मुख्यतः ये दक्षिण और जो दक्षिण के अंदर और जो दक्षिण पूर्व का जो एशिया है, मेरे कहने का मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है, उसके कुछ हिस्सों के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, बैंडेड रॉयल तितली है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहां पर रखी है? राइट ऑप्शन है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर जो रोहिणी है वहां पर नए केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला मोदी जी ने रखी है। उन्होंने बोला है कि इस भवन के निर्माण में टोटल 185 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। आपसे स्टैटिक्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1979 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये लगभग 2.92 एकड़ के अंदर ये फैला रहेगा। ठीक है, इसके अंदर एक 100 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी ओपन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना इसकी आधारशिला रख दी है भाई। नया केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। भवन निर्माण में टोटल 185 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको 2 बार बोली लेकिन आपने नोटिस नहीं की। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। एक बार तो मैंने बता दिया है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताओ केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? 1979 के अंदर की गई थी। मैं आपको 2 बार आपको बता चुका हूं, रट लो यार इसको। आईआईटी गुवाहाटी ने किस उद्देश्य के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। इंजेक्टेबल का मतलब तो समझते हो, इंजेक्ट करवाना, किसी चीज को बॉडी में डालना, इंजेक्ट करवाना। हाइड्रोजेल विकसित की है
किसके लिए किए हैं? लक्षित कैंसर थेरेपी के लिए किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये नई रिसर्च हुई है, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड से एक जेल बनाई है, ठीक है, एक बहुलक बनाया है। किससे बनाया है? अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड से एक जेल बनाई है। किसने बनाई है? आईआईटी गुवाहाटी ने इसका विकास किया है। ये क्या करेगा? जो ट्यूमर कोशिका होती है, कैंसर की जो कोशिका होती है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए ग्लूटाथियोन बढ़ जाता है, जिसको जीएसएच बोला जाता है। ग्लूटाथियोन बढ़ जाता है, ठीक है। यह जेल जहां पर भी ग्लूटाथियोन दिखेगा वहां पर पहुंच जाएगी और वहां पर अपनी कार्य शुरू कर देगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी सेल के अंदर कैंसर है तो वहां पर क्या है? ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन है, कैंसर है, कैंसर कोशिका को मिटाने के लिए वहां पर दवा पहुंचानी पड़ेगी। अब क्या होता है कि मान लो कि जिस कोशिका के अंदर कैंसर है वहां पर जब दवा इंजेक्ट की जाती है तो उसके आसपास की कोशिकाओं में भी वो दवा पहुंच जाती है और आसपास की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। उससे बचने के लिए ये जो जेल क्या करती है? वो इसी को जीएसएच को पकड़ती है सीधा। किसको पकड़ती है? ग्लूटाथियोन को पकड़ती है। तो अब क्या होगा? जो भी दवा पहुंचानी होगी उस जेल के माध्यम से पहुंचाएंगे, उस जेल के साथ मिक्स करके पहुंचाएंगे। तो आसपास की चीजों को नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। लक्षित जहां पर कैंसर है वहीं पर वो दवा सीधी पहुंचेगी और वहीं पर अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इससे अच्छा कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। ये था भाई अपना 5, 6 और 7 जनवरी का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाया है। मैंने आपको इस क्लास के अंदर 2 बार बोला है एप्लीकेशन के बारे में। ऐप डाउनलोड कर लेना, नौकरी लग जाएगी आपकी, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि वहां पर इतने एमसीक्यूज करवाऊंगा डेली रोजाना एक सब्जेक्ट ओपन कवर करेंगे। यानी आज मान लो पॉलिटी है, पहले पॉलिटी शुरू करते हैं, पॉलिटी को पूरा करते हैं, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद साइंस और अलग अलग टीचर्स, रीजनिंग मैथ के टीचर्स भी जब तक आ जाएंगे सारी चीजें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। एमसीक्यूज के फॉर्मेट के अंदर सारी चीजें रट लेंगे। फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस निकाला, सिलेबस को पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के लिए ये नोट्स है अपने, इस वेबसाइट से ऑर्डर करने हैं, ऑर्डर कर देना। नोट्स पढ़ने के बाद क्या बचता है? अब एमसीक्यूज लगाते हैं। एमसीक्यूज कैसे लगाएंगे? तो अपन एप्लीकेशन से लगाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यह नंबर है 9887809083, ये मेरी टीम के नंबर है। आपको इस पर मैसेज करना है कि सर की जो डेली की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए। डेली की डेली क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर वापस नए सेशन के साथ। जब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।